अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। गुज़श्ता रोज़ PTI का एहतजाज हुआ, उसके बाद आज अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का रोज़ था। अंदर से जो है डायरेक्शन आनी थी और बाहर से पैगाम जाना था कि किस तरह का एहतजाज हुआ। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बहुत मुतमईन नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये कामयाब एहतजाज था, लोगों ने बता दिया है कि वो बानी PTI के साथ है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने एक बात तो ये कही है कि अगर देखा जाए तो इसको हम कामयाब कह सकते हैं कि ये कामयाब एहतजाज था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोग एहतजाज में क्यों नहीं आए हैं। वो अपने लोगों की बात कर रहे थे, शायद MNAs की बात कर रहे थे, MPAs की बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि लोग क्यों नहीं आए, इस पर बानी PTI से बात होगी। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज ये फिर से पैगाम दे दिया है कि ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट ही किया जाएगा। अब ये एहतजाज किस तरह का था, हुकूमत ये कह रही है कि एहतजाज था ही नहीं, पुलिस इंतज़ार करती रह गई और लोग आए ही नहीं। मरीम नवाज साहिबा ने इस हवाले से क्या कहा है, बैरिस्टर गौहर साहब ने इस हवाले से क्या कहा है और सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा है, आपको वो सुनाते हैं। IG साहब को मैं कह रही थी कि आप कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। उसकी एक वजह है, अकल आ गई। हाँ, लगता है ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देख लिया क्या फर्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है। इस नाहक जो जेल में रखे खान साहब को, जिनके 2 साल पूरे हुए, इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। हर जिले के हर यूनियन कौंसिल, हर तहसील में कल भरपूर एहतजाज हुआ है। अगर कोई माकूल वजह नहीं थी और कोई दूर रहा है तो उसको जवाब देना होगा। मैं हमेशा यही कहता रहा कि ये प्लान जो भी है वो सूबाई सतह पे होगी, वो मकामी सतह पे होगी, और उस हवाले से मैं समझता हूँ कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा। इससे बेहतर हो सकता है और आइंदा होगा। कोई मुज़ाकरात खान साहब के हुक्म के बगैर नहीं होंगे। जी राना साहब, बेहतर हो सकता था इससे, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं, और अगर कोई माकूल वजह नहीं थी तो फिर जवाब लिया जाएगा जो लोग नहीं पहुंचे। आज अडयाला में बाहर से क्या पैगाम गया, अंदर से बाहर क्या पैगाम आया, और जो मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं उस हवाले से भी बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे उस वक्त बड़ी हैरत होती है जब मेरे सीनियर तज़ियाकार और बहुत से एंकर्स और आप जैसे समझदार लोग सियासतदानों की बातों पर यकीन करके हम उनके क्लिप्स चला के सारा कुछ करते। अगर आप एक क्लिप ये भी चला देते कि कल गिरफ्तार कौन कौन हुआ है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि हिम्मत बढ़ जाती, पता चल जाता कि हुआ क्या है। अगर एक क्लिप साथ ये भी चला देते कि कहाँ कहाँ पर एहतजाज हुआ है तो ये भी पता चल जाता। 100 अफराद लाहौर में डिस्चार्ज हुए हैं, ठीक है, मुकदमात से जो गिरफ्तार हुए थे। बहुत से लोगों का रिमांड दिया गया है। 10 मुकदमे लाहौर में दर्ज हुए हैं। लाहौर में शहर की बात कर रहा हूँ, अभी तो वो फरमा रही थी ना हम मुखातिब करके कि लोग डर के नहीं निकले। दलाल चौधरी साहब का भी अगर आप बयान चला देते, 900 कुछ लोग, वो कहते हैं 950 लोग थे, इक्का दुक्का निकले। तो फिर ये जो FIR काटी है इन्होंने वो झूठी हैं। फिर जो इनकी स्पेशल ब्रांच से लेकर बाकी ब्रांचेस की खबरें गई हैं, रिपोर्ट्स गई हैं, वो झूठी हैं। फिर जो इनके पास सारी चीज़ें आई हैं वो झूठी हैं। फिर इनका मॉनिटरिंग सेल ने जो रिपोर्टें दी हैं वो झूठी हैं। अच्छा, आप बता दें ना, अगर तो वो सारी झूठी हैं तो फिर ये सच्चे हैं, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए कि बानी तहरीक इंसाफ को पैगाम भेजें, अच्छा, कि जनाब आपके लोग तो आपके साथ नहीं हैं, हम आपको दावत देते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे दूर ग्राउंड जो है उसको चॉइस कर लें कि ये ग्राउंड है, यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं जा सकती, जिस तरह लाहौर में कानने से आगे दी थी जगह, कच्चे के इलाके में, बल्कि कच्चे के इलाके की जगह दे दें और फिर देखें कि क्या वहाँ लोग पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। अच्छा, और उसके बाद ये इस तरह कर लें, चलें ये भी छोड़ दें, ये इन इंतखाबात में सब के सब कुरान पाक पे हलफ दे दें कि जो वहाँ वोट डालेगी वो ही रिज़ल्ट कबूल किया जाएगा। ये कर लेना,
तो यार दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ठीक है। मुझे एक बात था, इंटरनेशनल मीडिया पागल है। कल इंटरनेशनल मीडिया टोटल इसकी कवरेज की, एक एक शहर की, हर जगह की कवरेज की गई, इनकी अपनी एजेंसीज ने रिपोर्टें तैयार की, सब कुछ किया। तो उस पर आप आता नहीं हम टीवी पे बैठ के, मैंने कल परसों कहा था कि जितनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी उतनी ज्यादा शिद्दत से दर्द महसूस होगा। ठीक है। सलमान अकरम राजा क्यों नाला है राना साहब, आज वो भाई इतने खुश नहीं थे? आपने पूरी खबर आप देखे ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कुर्बान जाऊँ, मेरा दिल करता है कि इस टाइम मेरे पास आज थी नहीं रास्ते में, मुझे पता तो आपने ये सवाल करना है तो आपके लिए भी एक पगड़ी ले जाता मैं। भाई वो कह रहा है जो MNA नहीं पहुंचे, पूरी बात तो सुने। हाँ, मैं उसी का जिक्र कर भाई रहा हूं। मुझे बताएं, जो MNA निकल आए वो पहुंच गए, जो MNA आपने पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही बंद कर दिए। कल हमें निसार जट साहब ने क्या कहा था, जी, तो क्या करते वो, जिनको किसी नाके पे रोक लिया गया, ये पार्टी के अंदर होता है, कुछ पहुंच के कुछ नहीं पहुंचे। अवाम की बात देखें, हमने ये पकड़ लिया कि उस राजा साहब ने कहा जनाब ये नहीं हुआ, तो ये हो, उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि बहुत अच्छा हुआ है, इस पर मजीद बेहतरी हो सकती है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मजीद बेहतरी नहीं हो सकती रोए ज़मीन के ऊपर? सब में हो सकती है। तो फिर हम पता नहीं क्यों एक फैसला करके आते हैं कि हमने खुश करना है हर सूरत में, पीटीआई वाले हमने खुश करना है हर सूरत में, इक्तदार में बैठे चाहे किसी का भी इक्तदार, ये इक्तदार नहीं, इमरान खान का भी इक्तदार होता। राना साहब, लेकिन बात यह है कि पीटीआई के अंदर से हमेशा किसी न किसी इस तरह के एहतजाज के बाद कोई वाकया हो, कोई इलेक्शन हो, कोई क्या करते, आग लग जाती। नहीं, उसके बाद इस तरह की बात कोई ना कोई अंदर से कर देता है कि जिसको खुद ही कंफ्यूजन का शिकार बना देते हैं। अब राजा साहब ना बात करते, राजा साहब क्यों ना करते भाई, एक पास बंदे ने एक, अगर सारे MNA एक जगह नहीं पहुंचे तो उन्हें करनी चाहिए थी बात। अगर किसी जगह कोई बंदा सच बोलता है तो आपको वो भी अच्छा नहीं लगता। दरअसल ना पता क्या बात है, हमारी आदत बन गई, अगर कल 2-4 बसें चलती, 2-4 इमारतें जलती, 20-25 लोगों के सर फटते, हम कहते जा अब लो जी आज का एहतजाज कामयाब है, पुलिस की बदतरीन शेलिंग हर शहर में होती, हम कहते जनाब आज का एहतजाज बिल्कुल फिट है। मान ले, मैं कह रहा हूँ PTI नाकाम हो गई, मान ले, तो दे जलसे की इजाजत क्यों नहीं देते? इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में दे दे, नहीं देनी तो आप लाहौर के मीनारे पाकिस्तान पे दे दे, किस कोई पाकिस्तान का हिस्सा ऐसा कच्चे के इलाके में दे दे, या कच्चे के इलाके में दे दे। तलाल चौधरी कह रहे हैं हमसे बात करते, हम तो सिक्योरिटी भी देने को तैयार थे। तो जो हाई कोर्ट में पिटीशन की थी, जो DC लाहौर को एप्लीकेशन दी थी, तलाल जो सब ऊपर बैठे हैं बड़ी सीट पे, इतने हैं, DC लाहौर नीचे है। DC लाहौर को जो दरखास्त दी गई थी, जो हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी, जो दरखास्त है वो क्या थी, वो किसको दरखास्त दी थी? मुझे बता दें, क्या कभी किसी वजीर को दरखास्त दी जाती है? दरखास्त तो DC को देनी है ना, आपने जिसने फैसला करना है, जिसने जो है जिला इंतजामिया के हवाले से जो मामलात होते हैं वो जिला इंतजामिया नहीं देखने होते। साकिब बशीर साहब, एक तो जो भी सारा हम बात कर रहे थे उस पर, और ये जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है, आपको लगता है कि आज अडयाला जेल में जब पैगाम बाहर से अंदर गया है और जब अंदर से पैगाम बाहर आया है, उसमें क्लैरिटी कितनी मौजूद थी? खान साहब खुश रहे ये जो एहतजाज हुआ है उससे, और खान साहब ने क्या पैगाम दिया है खासतौर पर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से? अच्छा, ज़िमनी इंतखाबात पे अभी कोई पैगाम ज़ाहिरन नहीं आया। अब सलमान सफदर साहब के ज़रिए उन्होंने कोई पैगाम भेजा हो तो वो अलग बात है। पार्टी ने भी अभी कोई ऐसी बात नहीं की, कोई जारी नहीं किया। मेरे ख्याल में परसों 9 को दोबारा समात है तो वो आ जाएगा। जहाँ तक बात है एहतजाज की, वो हमारी अपनी राय, हम कल भी राय देते रहे, अभी भी मैं बात करूँगा उस पर। लेकिन इमरान खान साहब ने कल की जो एहतजाज है उसको खुशाइंद करार दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे लोग हर जगह पे बाहर निकले हैं। 26 नवंबर के बाद वो उन्होंने कहा कि जो डर खौफ था उसके बावजूद लोग बाहर निकले हैं और ये एक कामयाब, उन्होंने कहा है कि हमारा एहतजाज जो है वो कामयाब था 5 का, और अब उन्होंने कहा है कि 14 को जो है वो हम एहतजाज करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि PTI अब जो है वो 14 अगस्त को एहतजाज का ऐलान कर देगी। इमरान खान साहब की जानिब से आया है। अब आइंदा देखते हैं कि PTI की क्या इस हवाले से हिकमत अमली जो है वो तय करती है। तो एहतजाज के हवाले से वहाँ से तो पार्टी की जो लीडरशिप है, इमरान खान साहब, उन्होंने तो इनको खूब दाद दे दी है। दूसरी जानिब जो बात हम पार्लियामेंटेरियंस की कर रहे हैं, जो सलमान अकरम राजा साहब बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अगर साइड पर रखें। पार्लियामेंटेरियंस ने आज निकलना था पार्लियामेंट हाउस से, सुप्रीम कोर्ट के गेट तक जाना था।
और हम हमारे देखने वालों को हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और पार्लियामेंट हाउस जो है उसकी जो मुश्तरका दीवार है, मतलब साथ लगी हुई है बिल्कुल। चंद कदम उन्होंने बाहर निकलना था, आना था, वहाँ पे पुलिस ने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा जी दफ़ा 144 है, इस तरह की सूरत हाल है, और वहीं से वो वापस चले गए। वो कोई मुअस्सर उनका एहतजाज नहीं था। पार्लियामेंटेरियंस हैं, आम लोगों की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। पार्लियामेंटेरियंस वहाँ बैठ के धरना भी दे सकते थे, इस किस्म की सिचुएशन भी कर सकते थे, वहाँ मीडिया मौजूद था, लेकिन 2 मिनट के लिए वो आए बाहर और जी पुलिस ने हमें रोक लिया गेट पर, गेट से बाहर नहीं जाने जा रहे, और वो अंदर चले गए। तो ये मेरे ख्याल में पार्टी की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जहाँ पे उनके 10-12 पार्लियामेंटेरियंस नायल हो चुके हैं, उसके लिए वो आवाज़ जो है वो उठाना चाह रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई ज़्यादा मुअस्सर तरीन आवाज़ उठाई है। राना साहब, इमरान खान के बेटों के हवाले से भी जो है ना, वीज़े के हवाले से अभी भी बात हो रही है, और हुकूमत के बयानात भी ऊपर नीचे होते चले जा रहे हैं। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात आज की है कि अच्छा है वो आएंगे, आके लीडर बन जाएंगे, गिरफ्तार होंगे तो। दूसरा फिर वीज़े के हवाले से तलाल चौधरी साहब ने भी कोई बात की है, अलीमा खान साहिबा ने भी कुछ बात की है। पहले मैं आपको वो सुना देता हूँ जो तलाल चौधरी साहब ने कहा, अली साहिबा ने कहा, फिर इस पर बात करते हैं। जेब में बैठ के जाकर उनसे बात कर लें। ये बेचारों के हाथ में कुछ नहीं है, ये क्या मुज़ाकरा है? जब एहतजाज होता है ये डर जाते, बच्चे बिल्कुल आना चाहते हैं, उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया है और ये उनको वीज़ा दे ही नहीं रहे। वो तो 2 घंटे में वीज़ा मिल जाता है। आज फिर चेक कर रहे हैं उनके एम्बेसी से, वो जवाब ही नहीं। इस्तीफे दे दिए, लॉन्ग मार्च कर लिया, 9 मई कर लिया, फुफियाँ निकल आई, बेगम साहिबा निकल आई। ये बच्चे बेचारे आके क्या कर लेंगे? कि बच्चे अगर अपने वालिद से मिलना चाहते तो क्या 2 साल में वीज़ा ना मिलता उन्हें? अगर ट्रैकिंग नंबर्स हैं तो आप ट्रैकिंग नंबर दें, बेशक नाइकॉब बनाने के हैं या वीजा के हैं, आपको मिलेंगे। मुझे आज के दिन तक, अभी तक इनकी किसी फैमिली मेंबर ने, किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी ने वो ट्रैकिंग नंबर्स नहीं दिए। जी राना साहब, ट्रैकिंग नंबर्स अभी तक नहीं दिए हैं। एक तरफ तो बात हो रही है कि वीज़े जारी किए जाएं, ये कह रहे हैं कि हमें कुछ बताएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम वीज़े जारी कर देंगे। एक तो सवाल ये उठता है कि आपका एक प्रोसेस तो मौजूद है, अगर वीज़े प्रोसेस में आए तो उस हवाले से भी पता लग जाएगा। पाकिस्तान का एक सफारत खाना है, पाकिस्तान का वजारत खारजा है, दफ्तर है जी जी बिल्कुल, पता लग सकता है ना। अगर उन्होंने अप्लाई ना किए होते तो आज तलाल जो सब इस तरह कागज़ पकड़ते, कहते ये देखें ये लिस्ट है, कोई अप्लाई नहीं किए हुए, कहते हैं क्या हो जाएगा उनके आने से, तो उनको वीज़ा जारी कर दें। तो वो कह रहे हैं कि हमें दें तो सही ट्रैकिंग। भाई आप जिन बंदों को अडयाला जेल के पास नहीं जाने देते तो उन्हें अपने पास किस तरह आने देंगे? आपका सिस्टम नहीं है, आपका एक सिस्टम नहीं है। आज तलाल साहब ये ऐलान करते कि हम ऐलान कर रहे हैं और एम्बेसी को हिदायत कर रहे हैं कि अगर खान साहब के बेटे अप्लाई कर चुके हैं तो वीज़ा जारी कर दें, अगर नहीं अप्लाई किया तो जब अप्लाई करेंगे तो वीज़ा जारी कर दें। गल मुक जानी से बात यह है, आप इस खबरों पे आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो आप उसको डिस्कस नहीं कर रहे। जी जी, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, हाँ जी, इनका बयान, इनका बड़े खतरनाक किस्म के हैं, और ये ऐसे लग रहा है कि किसी ऑपोजिशन के रहनुमा का ये बयान है। ये लग ही नहीं रहा कि जी जिनकी हुकूमत है ये उनकी, ये वो खबर दे रहे हैं कि आप वजीर हैं, आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। इख्तियार इनके पास है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी इतनी तगड़ी है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी में बहुत सी चीजें आती हैं, ज़हन में रखिएगा। आज आप एक ऐसी शख्सियत के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनाब इतने अरब, 1 अरब कुछ पैसे की करप्शन पकड़ ली, ओके मनी लॉन्ड्रिंग। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि कौन कौन सा सियासी लीडर, कौन कौन सी सियासी मीटिंग है उसके जाती जहाज में लोगों को ला के होती थी, ये भी डिस्कस करें। साथ ये भी डिस्कस करें कि जिसका इशारा दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, हाँ जी, वो ब्यूरोक्रेट्स किस तरह पाकिस्तान से चले गए। उस्मान बुस्तार का कार खास मैं नाम ले देता हूं, टीके था ना, जी जी, ताहिर खुर्शीद था ना, क्यों नहीं नाम लेते ख्वाजा साहब? ख्वाजा साहब नाम ले, हम नाम ले देते हैं ना। अगर उसके बेटे की शादी पे इतनी ज्यादा सलामियां इकट्ठी हुई हैं या ली गई हैं तो भाई वो उसके करप्शन के चर्चे तो बेइंतहा थे, अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? उस्मान बुस्तार पे नैब के केस थे, क्यों नहीं पकड़े गए? उसके बाद वो जितने लेके गए हैं, ख्वाजा साहब कौन सा मुल्क है जहां पे हमारे मुल्क के
ब्यूरोक्रेट से लेकर बहुत से सियासतदानों के महल्लात नहीं है। किस किस के पास डबल नेशनैलिटी नहीं है। एक यहाँ पे बंदा करे ना, सियासतदान को आप नाहल कर देते हैं, ऐसे ही है। तो इन ब्यूरोक्रेट्स को क्यों नहीं? इसलिए नहीं करते कि सारे उस गंगा में नहा रहे होते हैं। अब सारे उस गंगा में नहा भी रहे होते हैं। नहीं राना साहब, ब्यूरोक्रेट्स भी तो कहते हैं ना कि इन्होंने तो आना होता है 3, 4, 5 साल के लिए और हमने हमेशा यहाँ पे रहना सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स को किस दौरे हुकूमत में नवाजा जाता है? सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स को किस दौरे हुकूमत में नवाजा जाता है? भाई इनकी दौरे हुकूमत में। आप वो केस बोल गए हैं, वो जो प्राइवेट कंपनियां बना दी गई थी, वो जो 1.5 लाख लेने वाले को 22 लाख रुपए में रख दिया गया था। तो जब आप नवाजते इतना है, सारा कुछ करते हैं, तो फिर किस तरह ना हो? ख्वाजा साहब को चाहिए था, अभी ख्वाजा साहब के इस ट्वीट के बाद तो हुकूमत को हरकत में आना चाहिए, उन लोगों को बाइट से लाना चाहिए, उन लोगों के नाम शाया करने चाहिए, उन लोगों को सामने रखना चाहिए, पाकिस्तान में उनकी जायदादें जब्त करनी चाहिए। नहीं तो फिर ख्वाजा साहब को माजरत करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये इसलिए कि ये इल्ज़ाम ब्यूरोक्रेसी किसको कहते हैं, ये साकिब साहब भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बड़ा होता है। देखिए मैं पिछले दिनों राना साहब, इधर एक सवाल है, आप इसको भी शामिल कर, वजह क्या बनी है, क्या हुआ है कि उनको ये जो है ट्वीट करनी पड़ गई है? मैंने आपसे एक बात की थी, याद करें इसी प्रोग्राम में, कि कुछ लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो ज़हन में रखिएगा, अगस्त सितंबर की आपने बात की, अगस्त शुरू हो चुका, तो अगस्त सितंबर में कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोगों के जाने का समा बन रहा है। ऐसे बयानात एक और शख्स के भी आए हैं, वो बड़े खौफनाक है, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, और भी चीज़ें आई हैं। लेकिन मैं यहाँ कहूँ, कौमें तरक्की कब करती हैं? जी, पाकिस्तान एयरलाइन पीआई ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी। एमिरेट्स ने हमसे सीखा, ऐसे ही है ना, कैसी है? एमिरेट्स ने हमसे सीखा, आज एमिरेट्स हमसे बहुत अच्छी है, अब वो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन। हुआ क्या, हमारे हुक्मरानों ने उस पर तवज्जो नहीं दी। मैंने मीडिया पे एक फुटेज देखी, मुझे कमाल हो गया। और जब मैं पिछले दिनों दुबई गया तो मुझे किसी जगह पे ना वो नज़र नहीं आया कि रोड ब्लॉक, वीआईपी मूवमेंट। यहाँ पर एक वजीर गुजरता है, 20-20 मिनट वीआईपी मूवमेंट होती है। ये शेख साहब है, दो सुल्तान है, जो हाकिम हैं दुबई के, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म हैं ये, और हाकिम दुबई भी हैं, इस हाइनेस है ये शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूब। अब देखें ये खड़े किधर हैं, इशारे पे गाड़ी खड़ी की है, आवाम गुजरी है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई डंडे नहीं है, गाड़ी गुजरी है, आवाम गुजर गई, उसके बाद गाड़ी इनकी गुजरी है, आराम से सुकून से ये वहाँ से चले गए हैं। फिर कौमें तरक्की क्यों ना करें? फिर कौमें उसी वक्त तरक्की करती हैं जब उनके हुक्मरान आवाम के बीच में आवाम जैसी सहूलतें लेते हैं। अब वहां पे लोग मुंतकिल होते हैं, कारोबार मुंतकिल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ठीक, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वहां, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं ना, आप देख लें, ये जिंदा एक मिसाल है कि अब गाड़ी में है, मौजूद है, इशारे पे रुक गई है गाड़ी, इशारे पे गाड़ी रुकने के बाद लोग वहां से पैदल क्रॉसिंग कर गए हैं, फिर वो गुजरे हैं। ये नहीं हुआ कि हमारे यहाँ पे एक वजीर जाता है, रोक दो सड़कें, ब्लॉक कर दो सारा कुछ, गुजरने नहीं देना यहाँ से किसी को, जब तक वीआईपी मूवमेंट गुजर ना जाए। पता लगता है जनाब, पीछे चाहे एम्बुलेंस में 5 बंदे मर जाए, चाहे एम्बुलेंस में जो मर्जी हो जाए, चाहे रास्ता अपने काम में जाने वाले लोग लेट हो जाए, कई लोग बीमार हैं, 100 चीज़ें होती हैं। तो भाई दुबई, अगर अबू धाबी दुबई तरक्की कर गया ना, इस वजह से, अगर उनके वहाँ पे हमारे यहाँ से बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जाती है, इस वजह से पूरी दुनिया से, कि वहाँ लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट के महफूज होने पे यकीन होता है, वहाँ के हुक्मरानों की ईमानदारी पे यकीन होता है। ये बात है, हम क्यों नहीं करते? हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, ट्वीट तो कर रहे हैं, ट्वीट के बाद आज हलचल क्यों नहीं मची? आज हलचल क्यों नहीं मची? साकिब साहब, एक तो आपको क्या वजह समझ आती है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब की जो ट्वीट्स आई हैं, जो उन्होंने पोस्ट की है, उस हवाले से वजह पीछे क्या है? और दूसरा, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की बात वैसे गुज़श्ता हुकूमतों में भी होती रही है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स लेके आनी है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्या ये उसकी भी एक कड़ी हो सकती है? कड़ी है या नहीं है, इसको मेरे ख्याल में 1 मिनट के लिए अगर आप साइड पे रख दें। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो हुकूमती वज़ीर हैं और सीनियर वज़ीर हैं। मेरा ख्याल है उनको ट्विटर पे आके ट्वीट करना इस चीज़ को जाहिर कर रहा है, या जैसे वो बेबस हैं, बेबसी, उनके पास इख्तियार ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते,
उनकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ये ट्वीट वो लोग करते हैं, मतलब सहाफ़ी करते हैं, बाकी लोग करते हैं कि चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए कि हुकूमत उस पर करे। मसला ये है कि आपकी हुकूमत है ख्वाजा साहब। इससे कबल हमने देखा था कि जब ये स्पीकर की और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, उस वक्त भी उन्होंने तनकीद की थी और स्पीकर ने फिर वज़ीर आज़म को ख़त लिखा और वो पता नहीं किधर ही रह गया वो मामला, उस पर कुछ समझ नहीं आई उसके बाद। और अब जो है वो ये बात कर रहे हैं, इतना बड़ा इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी पे पहले भी इल्ज़ाम आते हैं, लेकिन वज़ीर की जानिब से ये इल्ज़ाम आना मेरे लिए हैरान कौन ये है। उनको ये चाहिए था कि ये लोग हैं, इनका मैं मामला कैबिनेट को भेज रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट को भेज रहा हूँ, या FIA को भेज रहा हूँ कि FIA इसमें इन्वेस्टिगेट करे, या नैब को भेज रहा हूँ, नैब इसमें कार्रवाई करे। सिंपल और सादा सा काम है। वो काम जो एक आम गांव मोहल्ले में बैठे हुए किसी बंदे ने अगर लिखना है जी फलां पर ये इल्ज़ाम है और फलां ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, वजीर भी अगर वही करेंगे तो मेरे लिए हैरान कौन होगा। तो इसलिए ख्वाजा साहब थोड़ी सी हिम्मत करें जी, नाम लें और उसमें फर्दर उनके खिलाफ तहकीकात करवाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई। सारी हुकूमती मशीनरी उनके पास है। राना साहब, ख्वाजा साहब जरा ट्वीट चेक करें। ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया साहब, आपको याद होगा कि जनाब पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती थी, इंतहाई गैर मुनासिब, और ये ट्वीट पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं था। ख्वाजा साहब ने उसके बाद एक और ट्वीट किया हाइब्रिड निज़ाम पाकिस्तान के खिलाफ, हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से। किसने किया ट्वीट? ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया ना। उसके बाद ख्वाजा साहब के अगर आप ट्वीट ज़रा देखते जाएं तवातर से, और जुवैद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू तवातर से सुनते जाएं, और एक दो और मिनिस्टर साहब हैं उनकी सुनते जाएं, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ तो ये हो कि मुस्लिम लीग नून, क्या आज के दिन इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साहब के किसी भी ट्वीट की तरदीद आई? कुछ दीगर मामलात पे हम बात करेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ तो नाअहलियाँ हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद थे उनकी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अदालत से रुजू किया है तो उनको वहाँ से रिलीफ मिलना भी शुरू हुआ है। शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, जरताज गुल साहिबा अदालत गई हैं, इब्तदाई रिलीफ मिला है, हिफाजती ज़मानतें भी वहाँ से मिल रही हैं। तो अब ये जो छोटी अदालतों से सज़ाएँ हो रही हैं, छोटी अदालतों से सज़ाओं के बाद नाअहलियाँ हो रही हैं, और फिर हाई कोर्ट में जाके जो मामला है वो कुछ इब्तदाई रिलीफ कह लें, वक्ती रिलीफ कह लें, उस तरफ जा रहा है। तो ये सूरत हाल क्या बनेगी? बड़ी अदालतें केसेस को किस तरह से देखती हैं और छोटी अदालतों से जो केसेस हैं वो किस तरह से होकर गुजरते हैं, इस पर हम बात करेंगे। साकिब बशीर साहब, ये कहिएगा, क्या नाअहलियों का सिलसिला आप समझते हैं कि रुक जाएगा, कि छोटी अदालतें नाअहलियाँ कर रही हैं और बड़ी अदालतों पर वक्ती तौर पर रिलीफ मिल रहा है, हिफाजती ज़मानतें भी मिल रही हैं? जी बिल्कुल। जो PTI के पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट उनकी तरफ रुख करने की बजाय पेशावर हाई कोर्ट जब वो रुख किया है, ख़ास तौर पर उमर अयूब साहब भी, शिबली फराज साहब भी इधर ही हैं, और जरताज गुल साहिबा भी, और उसके बाद अब्दुल लतीफ़ चतराली वो चतराल से हैं। तो ये 4 केसेस इस वक्त तक जो है वो पेशावर हाई कोर्ट जा चुके हैं। इसमें जो दिलचस्प पहलू है वो वही है जिस की तरफ मुख्तलिफ लोग जो है वो इशारा कर रहे थे। इसका आउटकम अभी तक हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते कि आउटकम क्या होगा। अब तक की बात हम कर रहे हैं कि इस वक्त तक पेशावर हाई कोर्ट ने जो शिबली फराज साहब की नशिस्त है उस पर भी जो सेनेट का इलेक्शन या उसका प्रोसेस करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को रोका है। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने अभी उसका शेड्यूल वगैरह अनाउंस नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन को रोक दिया गया है। उमर अयूब साहब की जो नशिस्त है या उससे मुतल्लिका जितने मामलात हैं, मज़ीद उस हवाले से इक़दाम उठाने से इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है। और उसमें जो अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब का जो केस है उसमें उन्होंने जो पॉइंट उठाया था कि हतमी अभी सज़ा नहीं हुई हमें, अभी ट्रायल कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया जाए। आज की जो शिबली फराज साहब और उमर अयूब की दरखास्तें हैं, इसमें एक नया नुक्ता उन्होंने उठाया है। वो ये कह रहे हैं कि हमें बगैर सुने, एक तो ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई कि हम मौजूद नहीं थे और हमें सुना भी नहीं गया फैसलाबाद से, और दूसरा उन्होंने नुक्ता ये उठाया है कि इलेक्शन कमीशन ने भी जो कानूनी तौर पर उसने प्रोसेस करना था कि हमें नोटिस करने के बाद उसके बाद प्रॉपर एक फॉर्मेलिटी पूरी करके
उस पर वो फैसला कर सकते थे, तो वो इलेक्शन कमीशन ने भी हमें नोटिस नहीं किया। तो ये एक नया नुक्ता ये सामने लाए हैं उमर अयूब और शिबली फराज अपने मामले में। इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ क्योंकि इसमें है और एक आइन की तशरीह या कानून की तशरीह का मामला है, तो इसलिए पेशावर हाई कोर्ट ने इन केसेस में भी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है कि वो आप असिस्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब जो है उनको प्रोटेक्टिव बेल भी मिल चुकी है कि वो बिल्कुल ठीक है, उनको हिफाजती जमानत भी मिल गई है कि वो अपीयर हो सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट में। ठीक है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी हम बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट्स के हवाले से, और बड़े संगीन किस्म के, बड़े संगीन नौयत के ये इल्ज़ामात हैं जो ब्यूरोक्रेसी पे, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर वो लगा रहे हैं, और आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी को अपनी ट्वीट्स में जो है वो इसी लपेट में ले आए। इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमत में होते हुए ही इस तरह की बातें करते रहे हैं, ट्वीट्स करते रहे। हाइब्रिड निज़ाम की भी उन्होंने बात की, कुछ दीगर ट्वीट्स भी वो करते रहे। सर, हुकूमत में होते हुए, एक सीनियर वज़ीर होते हुए, तकरीबन हर हुकूमत जो नून लीग की आई है उसमें वो वफाकी वज़ीर रहे हैं, उसके बाद इस तरह की बेबसी नज़र आना, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे सर? और क्या ये बात आपको दुरुस्त लगती है जो उन्होंने की है? देखें, पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ जो बातें कर चुके हैं उस पर तबसरा करने का मेरा तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता। अच्छा। क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम उन्होंने कह दिया, ब्यूरोक्रेसी पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए, जी जी, और फिर जो चीज़ें उनको मालूम भी नहीं थी उस पर भी गुफ्तगू करते रहे वो। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस पे बात करना जो है ना वो मुनासिब बनता नहीं है, क्योंकि इंसान उसको और लगता ऐसे है कि वजारत दफा के अंदर कोई काम नहीं है, और दफा का निज़ाम तो आपको पता है कि कहाँ से चल रहा है, वहाँ से नहीं चल रहा है जहाँ से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमूमन वज़ीर दफा जो होते हैं ना वो फारग होते हैं, और फारग होते हुए वो तरह तरह की चीज़ें उनके जहन में आती रहती हैं। तो ख्वाजा साहब भी शायद उसी फरागत को जो है ना उससे दिल भरने के लिए या बिजी रहने के लिए ये काम करते हूँ। अच्छा एजाजुल हक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की वजारत का काम अगर वहाँ से नहीं हो रहा तो हमें बता दें कहाँ से हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता। हम तो यही समझते थे कि ख्वाजा साहब के पास से हो रहा है। आप चूँकि लाइलम से लोग हैं तो हमें हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा दें। और दूसरा, उनकी किसी भी बात पे, किसी भी बात की तरदीद या उस पर पूछना या उनसे बात पुरस करना, ये क़यादत नहीं करती। क़यादत उससे डरती है, या फिर वो क़यादत की मर्ज़ी के बग़ैर करते हैं, या क़यादत की मंशा के मुताबिक करते हैं जिसकी वजह से क़यादत नहीं बोलती। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक से और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि वजारत दफा जहाँ से चलती है, जहाँ से पाकिस्तान का दफा मजबूती के साथ चल रहा है और अच्छे मजबूत हाथों में, कोई शक नहीं। तो दूसरी बात जो है कि इतनी सीनियर पोजीशन में जब आप बयान देते हैं तो लाजमी बात है कि फिर आप पे एतमाद होता है क़यादत को, तो तभी आप एक लूज बॉल करवाते हैं या फिर आप लूज विकेट पे खेलते हैं। तो साथ इसका मतलब है कि क़यादत और ये सारे मिलके ये आप कह रहे एतमाद है, कोई मायूसी है? क्योंकि आपके पुराने इत्तेहादी रहे हैं ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मायूसी है, हो सकता है एक घर खुश हो, दूसरे घर में कोई थोड़ी बहुत मायूसी हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ सामने तो नहीं आ रही। दो घर कौन से ये भी बता दें एजाज साहब, आप तो बता देते हैं। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। ख्वाजा साहब वैसे किस घर के हैं? ख्वाजा साहब किस घर के हैं? छोटे घर के हैं, बड़े घर? छोटे घर के हैं, बड़े घर के? बड़े घर के हैं। ख्वाजा साहब तो बड़े घर के साथ क्लास फेलो भी हैं, पढ़ते भी रहे हैं। ख्वाजा साहब माशाल्लाह बड़े एक मजबूत विकेट पे खेल रहे हैं। साकिब साहब, ये जी एजाजुल हक साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से एक हुकूमती रहनुमा ने ये दावा किया कि कोई मगरबी सफारतकार उनसे मिलते रहे
एक दो मुलाकातें की और इमरान खान साहब को बैरून मुल्क या यूके में या उसके बाद गल्फ़ में भिजवाने के हवाले से कोई मामलात चल रहे थे। उन्होंने 9 मई पे माफ़ी मांगना थी, ये इन्होंने दावा किया। अब दावे में कितनी सदाकत है कुछ पता नहीं है, इस पे आप कमेंट कीजिएगा कि क्या ऐसी कोई सूरत हाल, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं इमरान खान साहब हमेशा से ये कहते रहे हैं कि मेरा नाम ECL पे डाल दें, मैंने कोई डील नहीं करनी। आज भी उन्होंने कहा जी मैंने कोई डील नहीं करनी, इस तरह की बात नहीं करनी। तो ये हुकूमती वज़रा, एक वज़ीर साहब हैं और दूसरे भी हुकूमती हैं, तो वो दावा कर रहे हैं, तो इस दावे को आप कैसे देखते हैं? देखें, जब दावा किया जाए और अगला जवाब ना दे सके तो फिर उस दावे का फ़ायदा कोई नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात है कि कोई डील नहीं, ना कोई ऑफ़र हुई है, ना कोई उसको एक्सेप्ट किया गया है। ये कहना जी कि मैं डील नहीं करूँगा, जब डील ऑफ़र ही नहीं हो रही तो आप डील करें ना करें वो बराबर एक ही बात है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कभी डील ऑफर ही नहीं हुई? नहीं, कोई डील ऑफर नहीं हुई। सिर्फ पिछले लॉन्ग मार्च से पहले, नवंबर से पहले जो गुफ्तगू चल रही थी उसमें कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ देने की बातचीत हुई थी उन कुछ असीरान को और कुछ खान साहब को, लेकिन उस वक्त आखिरी रोज़ जो है वो किसी ने जाकर उनको मना कर दिया और वो नैरेटिव जो है उनका कि ये कमज़ोर हो जाएगा या फिर इनका जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाएगी, इसलिए वो कहते हैं डटे रहो, जेल के अंदर बैठकर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब उनको ये जमहूरियत के तरीके से ना तो पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा कर रहे हैं, ना उनको कोई गुफ्तगू करने का मौका दे रहे हैं, ना कोई मुज़ाकरात करने की बातचीत आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कैसे डील ऑफर होगी? ठीक। अच्छा, 2/3 अक्सरियत अब आ गई है आपके इत्तेहादियों के पास, और 2/3 अक्सरियत के बाद मिसाक जमहूरियत का नारा भी ये लगा चुके हैं और उस नारे पे अमल भी कर चुके हैं, और अब जो अपोजिशन है उसकी तरफ से मिसाक जमहूरियत की बात हो रही है। क्या अब हो नहीं जाना चाहिए? और दूसरा कहा जा रहा था कि जब 2/3 अक्सरियत होगी तो फिर बड़े मियाँ साहब इक़्तिदार में आएंगे, 2/3 अक्सरियत के बगैर नहीं आएंगे। तो क्या अब मियाँ साहब के इक़्तिदार में बड़े मियाँ साहब के आने के कोई इम्कान आता है? अब तो मर्ज़ी के मुताबिक हो गई है ना। देखिए, पहली बात तो मिसाक जमहूरियत मेरे नज़दीक, इसको जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वही मिसाक जमहूरियत है ना जी। तो पिछले मिसाक जमहूरियत का हशर तो आप लोगों ने देख लिया था कि स्याही सूखने से पहले अबू धाबी में गुफ्तगू शनीद हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, अरबों डॉलर्स जो है वो राइट ऑफ हो रहे थे, और दूसरी तरफ जो है वो डंके बजाए जा रहे थे कि हमने बहुत बड़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया और अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बातचीत हो रही है। अब एक नए मिसाक जमहूरियत की बात हो रही है। ये कौन मिसाक जमहूरियत करेगा? पहले देखें, जो अदारे हैं जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे उनका कोई मिसाक, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मुकन्नना हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जब अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, अपने आप का वो नहीं करेंगे, एहतसाब नहीं करेंगे और ख़ुद एक यूनाइटेड फ्रंट लेकर नहीं चलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिसाक जमहूरियत इस मुल्क के अंदर काम करेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है एलानिया के अंदर कि जी हमने ये कह दिया, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, जबकि वो तमाम चीज़ों को मान रहे होते हैं। ठीक है। एजाजुल हक साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि PTI को मशवरा देते हैं कि जो भी रास्ता निकलना है वो सियासतदानों की बातचीत से ही निकलना है, तो हालात पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही आपस में ठीक करने हैं। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि अगर बातचीत करनी है तो वो कोई और नहीं करेगा बाहर, जैसे कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर हैं या सलमान अकरम राजा हैं या दीगर लोग हैं। बात करनी है तो अडयाला जेल में ही बात जाके करनी होगी। आप समझते हैं कि हुकूमत को इस वक्त कोई ज़रूरत है या उसको कोई ऐसा थ्रेट है कि वो जाके इमरान खान से बात करे, या उनको ज़रूरत ही नहीं है? देखिए, उनको अभी हुकूमत को तो कोई थ्रेट नहीं है। अगर हकायक को देखा जाए तो बातें तो हम बहुत सी कर सकते हैं। हमने पुरानी वीडियोस चला के बताया जी कि 5 तारीख को बहुत बड़ी हड़ताल भी हुई है। हुकूमत इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स बैठी हुई है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि कहा जाता है एक पेज पे है जी। तो जब तक कोई इस पेज के अंदर दरार नहीं पड़ती, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को ज़रूरत है। हाँ, PTI को चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें
अगर वो इनिशिएटिव लेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दूसरी तरफ से भी एक पॉजिटिव रिस्पांस जरूर आएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये चले मान लिया 5 तारीख को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल 0/0/0 हो गया, हम आपकी बात मान लेते हैं, तो फिर ये ख्वाजा मेरी बात नहीं है। हाँ जी, मेरी बात नहीं है। किसकी बात है? ये आपकी बात है। नहीं, मेरी बात तो नहीं, मैं तो कहता बहुत कुछ हुआ है। जैसा ब्यूरोक्रेसी वाली बात में कितनी हकीकत है? छोड़ दे ख्वाजा साहब को, देखिए ख्वाजा साहब को साइड पे कर दें। देखिए इसमें बात सही है। देखिए ना, उनको जब भी मौका मिलता है, जितने हमारे फॉरेन ऑफिस में लोग होते हैं, वो जिन मुल्कों में जाते हैं वहाँ की वो कोई ना कोई वो जो कार्ड होता है, कोई ग्रीन कार्ड ले लेता है, कोई रेड कार्ड लेता है, कोई कुछ ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है। इसी तरह इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जिसके पास भी 4 पैसे हैं, उसमें से उन्होंने 3 पैसे जो है वो बाहर लगाए हुए हैं, 1 पैसा पाकिस्तान में रखा हुआ है। उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें हमारे पॉलिटिशियन भी हैं, उसमें हमारे तमाम अदारों के लोग हैं जिनके बिजनेसेस बाहर हैं, या उनके बच्चों के बिजनेसेस बाहर हैं, या उनके रिश्तेदारों के बिजनेसेस बाहर हैं। तो किसी ना किसी तरीके से हर किसी ने ये मामला जो है वो किए हुए हैं। तो इस पे कहना जी आप दुबई में चले जाएं, आप यूके में चले जाएं, आप यूएसए में चले जाएं, तो दुबई में जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स इन यूएई। मतलब इसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है जी। मतलब जो कि जिसको एक सेफ हेवन कहते हैं, जो पहले के ज़माने में होता था, जहाँ से स्विट्ज़रलैंड, जहाँ से वो पैसे निकले थे, कागज़ निकले थे और सुजुकियों में भर के लेकर गए थे हमारे बरतानिया के सफ़ीर साहब। तो वो अब स्विट्ज़रलैंड में क्योंकि थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, तो अब वो उन मुल्कों में जा रहे हैं जहाँ पर आसानी से पैसा रखा जा सके। जी साकिब साहब। इजाज़ुल हक साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से ये शुनीद भी है, इस पे बहस भी हो रही है कि शायद नवंबर या दिसंबर में 27वीं तरमीम जो है वो लाई जाएगी और उसमें 18वीं तरमीम को भी छेड़ा जा सकता है। फिर जो मिनरल्स माइंस के हवाले से जो लेजिस्लेशन है वो चैप्टर भी वफाकी हुकूमत के पास आ सकता है। फाटा मर्जर के हवाले से भी छेड़छाड़ हो सकती है। आपको लगता है कि हुकूमत इतने बड़े पैमाने पर, जहाँ पे पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी भी है और पीपल्स पार्टी बड़े उस पर क्रेडिट भी लेती रही है कि हुकूमत 27वीं तरमीम करेगी, जिसकी बहुत ज़्यादा गूंज है आजकल? देखिए 27वीं तरमीम तो होगी, मतलब बहुत सी तरमीमें होती रहती हैं। जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो उस वक्त ही बहुत सी चीज़ें साइड पे रख दी गई थी कि इसको अगली तरमीम में लेकर आएंगे। उसमें MKM की डिमांड थी, ANP की डिमांड थी, पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड्स थी, तो तमाम पार्टियों की डिमांड्स थी और उसमें कुछ चीज़ें जो थी उनको बड़ा मतलब कि कम कर दिया गया था, या उसमें से गुंजाइश निकाली गई थी, या कह सकते हैं कि उनको उसमें से डंग निकाल दिया गया था। तो अब जो ये बात आपने की है, मैं इसके हक में हूँ कि ये चीज़ें जिसमें कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है उसको सेंट्रलाइज करके आपको एक जगह पे रखना चाहिए और सूबों को के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर हर कोई मादर पिदर आज़ाद होगा तो फिर आप फॉरेन इन्वेस्टर को वो सहूलत नहीं दे सकेंगे जो आपको देनी चाहिए। अभी मौजूदा सूरत हाल में भी कोई 30-32 के करीब या 34 के करीब तो NOC लेने पड़ते हैं किसी को भी बाहर से आके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, या लोकल इन्वेस्टर को। तो इतने NOC इकट्ठे करते करते तो चारों सूबे का जब दौरा लगाएगा तो उसके बाद तो वो कहेगा अच्छा सामान बांधो और वापस चले जाओ। तो ये चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। सूबों को चीज़ें दे दी गई हैं जो जिनको वो चला नहीं सकते। तो इन चीज़ों को कुछ ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन आगे क्या करने को जा रहे हैं ये तो अभी किसी को मालूम नहीं है। जब मुसवदा सामने आएगा तो फिर पता लगेगा। ठीक है एजाज साहब, इस पे कहिएगा, ये आपको लगता नहीं है कि अगर मामलात इस तरफ अगर मामलात इस तरफ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है हुकूमत की, तो उसके और नून के दरमियान कोई दरार आ सकती है? क्योंकि या पीपल्स पार्टी फिर अपने उस स्टांस से पीछे हटेगी। देखिए 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के बहुत दिल के करीब है और बाकी सारे समझते हैं कि ये जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, वो गलत हुआ है और उसके बाद बहुत से मसाइल
खड़े हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि इस पे गौर करने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है। एजाज साहब, सारों में कौन कौन शामिल है सर, ये बता दीजिएगा। नून लीग शामिल है, MQM शामिल है, या कुछ दीगर हल्के भी शामिल हैं? मतलब देखें ना, जब आइन होती है तो उसके अंदर जो भी आइनी अदारे हैं सब के सब उसके अंदर जो है उनका इनपुट होता है, वो सब के सब समझते हैं कि इसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए। ठीक है। अच्छा जज साहब, ये कल आपने रज़ा रबानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी होगी सारी, और रज़ा रबानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी की तरफ से एक चार्ट शीट थी, क्या कहेंगे? वो तो मतलब पार्लियामेंट के अंदर से भी आती रहती हैं, पार्लियामेंट के बाहर से भी आती रहती हैं। रज़ा रबानी साहब, लेकिन रज़ा रबानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर दिखाई गई और काफ़ी देर तक दिखाई गई, और जिसे आप रोकना चाहे ना दिखाया जाए तो उसकी तो 1 सेकंड ही दिखाई जाती। तो ये क्या चल रहा है? देखिए ये मतलब इसका मैंने तो सही बात बताऊं आपको, मैंने रज़ा रबानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं, ना मुझे पता है कि उन्होंने क्या कहा। ये 18वीं तरमीम के हवाले से ही थी कि हाँ, वो मतलब मैं आपको बताया ना कि उनकी दुखती रग है। अगर उन्होंने ये बात की है तो इसका मतलब कि वो पीपल्स पार्टी की कंसल्ट के साथ कर रहे हैं, उनकी मर्जी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये उनकी दुखती रग है ये पीपल्स पार्टी की। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।